हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में 6 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए ताकि उनको भी पढ़ने को मिले और वो भी आप लोगों की तरह आगे बढ़ें। दोस्तों को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, दोस्त ही हमेशा काम आते हैं। हाँ, सुबह सुबह ज्ञान दे रहा हूँ आप लोगों को। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को वो सब PDF मिलेंगी जो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ जब तक रिवाइज नहीं होता तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। और वो रिवीजन करने के लिए ही मैं आप लोगों को यहाँ पे PDF फाइल प्रोवाइड करता हूँ जिसमें आप लोग रिवीजन कर सकते हो टाइम टू टाइम। ठीक है, फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट कुछ न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट कुछ हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिनमें फर्स्ट आप लोगों के सामने है RBI ने हाल फिलहाल क्या किया कि IIFL जो फाइनेंस कंपनी है उस कंपनी के गोल्ड लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी के ऊपर रोक लगा दी है। तो इसके बारे में कुछ एक खास बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो पढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड किसको, IIFL फाइनेंस टू सीज एंड डिसिस्ट फ्रॉम लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है उसको सीज करने के लिए RBI ने एडवाइजरी जारी की है IIFL फाइनेंस कंपनी के लिए। विद इमीडिएट इफेक्ट इट कैन नॉट ऑल्सो सिक्योरिटाइज और सेल एनी इट्स गोल्ड लोन, किसी टाइप का कोई गोल्ड लोन ये नहीं दे सकती है। However, the banking regulator has allowed the NBFC to service its existing gold loan portfolio through usual collection and recovery process। मतलब कोई नया लोन वो डिस्पर्स नहीं कर सकती, लेकिन उसने अगर पहले कोई लोन दे रखा है तो उस लोन को का कलेक्शन और रिकवरी प्रोसेस अगर चल रही है तो उसको वो कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन कोई भी वो मार्केट में न्यू लोन डिसबर्स नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, इसने कई सारे ब्रीचेस किए थे, जैसे RBI फाउंड ब्रीचेस इन लोन ऑफ वैल्यू रेशो। लोन ऑफ वैल्यू रेशो क्या होता है, कंपनी जो भी लोन देती है उस लोन के प्रोपोर्शन में उसको एक अमाउंट अपने पास रिजर्व करनी होती है। जैसे समझो 100 रुपये ये लोन दे रहा है तो उस 100 रुपये में से 10 रुपये उसको अपने पास होल्ड करके रखने होते हैं, एक रिज़र्व में रखने होते हैं। तो जितना भी लोन IIFL दे रहा था उसके अगेंस्ट एज पर द RBI गाइडलाइंस, RBI गाइडलाइन करता है उसके लिए कि कितने % तक उसको होल्ड करना है, वो पैसा मेंटेन नहीं कर रहा था। दूसरा, सिग्निफिकेंट डिस्पर्सल एंड collection of loan amount in cash far in excess of the statutory limit। मतलब फॉर एग्जांपल कोई लोन दिया, लोन की जो भी रीपेमेंट होनी है उस रीपेमेंट के लिए बैंक अपने कस्टमर से जो पैसा लेगा वो पैसा कैश के फॉर्म में लेगा, वो पैसा चेक में लेगा, वो पैसा ऑनलाइन लेगा, तो वो अलग अलग मोड में पैसा ले सकता है। लेकिन अगर कैश में वो रीपेमेंट की अमाउंट लेता है तो वो एक डिसाइडेड अमाउंट तक ही अपने कस्टमर से पैसा ले सकता है जो कि डिसाइड करता है RBI। लेकिन इस कंपनी ने जो एक अमाउंट थी डिसाइडेड थी उस अमाउंट से ज़्यादा पैसा कैश में अपने कस्टमर से लिया, तो ये भी इसने ब्रीच किया था। उसके बाद एंड नॉन अधरेंस टू द स्टैंडर्ड ऑक्शन प्रोसेस, सही नहीं थी उसकी ऑक्शन प्रोसेस। उसके बाद में बिसाइड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन चार्जेस बीइंग लिवाइड
टू कस्टमर्स अकाउंट के ऊपर जो चार्जेस वक्त लगते हैं उन सब के लिए भी उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए थे। तो ये कई सारे ऐसे रीज़न थे जिन रीज़न की वजह से आरबीआई ने आईआईएफएल बैंक के ऊपर चार्जेस नहीं, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं गोल्ड लोन को लेके। नेक्स्ट है राइजिंग गोल्ड लोन AUM। AUM स्टैंड्स फॉर असेट अंडर मैनेजमेंट। वैसे अगर देखा जाए असेट अंडर मैनेजमेंट एक ऐसी अमाउंट होती है जो किसी भी कंपनी की टोटल वैल्यू को बताती है, दिखाती है कि क्या अमाउंट उसके पास है। अब यहाँ पे अगेन वही चीज़ सामने आ जाती है, AUM हैज़ ग्रोन, पहले की ये स्टेटमेंट पढ़िए फिर समझ में आ जाएगा। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन AUM हैज़ ग्रोन 35% ईयर ऑन ईयर, जिसने क्रॉस कर दिया 24,692 करोड़ रुपए को। कितने परसेंट बढ़ के? 4%। अब मैं आपको बताता हूँ कि AUM क्या है। यहाँ पे AUM अगेन एक ऐसी अमाउंट होती है जो ये बताएगी कि किसी भी बैंक किसी फाइनेंस कंपनी की जो गोल्ड के अगेंस्ट वो लोन दे रही है, वो मार्केट में टोटल कितनी वैल्यू है उसकी, यानी गोल्ड के अगेंस्ट वो कितना मार्केट में लैंड कर चुका है। तो इस बार 2023 में अगर हम बात करें तो इसने करीबन 24,692 करोड़ रुपए का लोन अमाउंट दिया है। इस अमाउंट को हम कहेंगे AUM, लोन के अगेंस्ट गोल्ड के अगेंस्ट दिया गया लोन पैसा। गोल्ड के अगेंस्ट दिया गया पैसा कितना है? 24,692 करोड़। इस और ये 35% इंक्रीज़ हुआ है 2022 प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट, जो कि 4% से इंक्रीज़ होके आया है। समझ में आया? फिर से बता देता हूँ सिंपल भाषा में। AUM एक ऐसी अमाउंट होती है एक फाइनेंस कंपनी की, जैसे अगर हम IIFL की बात करते हैं तो यहाँ पे गोल्ड के अगेंस्ट जो पैसा उसने मार्केट में लैंड कर रखा है, उस पैसे की वैल्यू को हम AUM कहेंगे, असेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन ये न्यूज़ हम काफ़ी टाइम पहले पढ़ चुके हैं और मेरे चैनल पर आप लोगों को इसी थंबनेल के साथ में ये न्यूज़ मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी, जिसमें कहा गया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक 2 मर्ज होने जा रहे हैं, जिनमें से एक है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये दोनों बैंक मर्ज होने जा रहे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर बिटवीन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। दोनों बैंक मर्ज होने जा रहे हैं। द बोर्ड ऑफ द बैंक हैड अप्रूव्ड द मर्जर इन अक्टूबर 2023। अक्टूबर 2023 में इस मर्जर को अप्रूव कर दिया गया था, परमिशन मिल गई थी। फॉलोइंग विच इट रिसीव्ड शेयर होल्डर अप्रूव इन नवंबर 2023। 2023 नवंबर में जो इसके शेयर होल्डर हैं उनसे यहाँ पे परमिशन भी मिल गई थी। द इफेक्टिव डेट ऑफ द एमलगेमेशन शैल बी अप्रैल 1, 2024। जो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने की बात है कि दोनों बैंक कब से मर्ज हो जाएंगे, दोनों बैंक कब से एक बैंक बन के काम करेगा, तो आप लोग आंसर देंगे 1 अप्रैल 2024 के बाद में। ठीक है जी, यही खास बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। फर्स्ट डेट हो गई है, अप्रूव कब मिला था अमलगेमेशन को? अक्टूबर 2023। शेयर होल्डर ने कब कहा ठीक है भाई कर दो मर्ज? ये रहा नवंबर 2023 में। और उसके बाद में अमलगेमेशन अभी फाइनली कब होने जा रहा है, कब से दोनों बैंक एक बैंक हो जाएंगे? अप्रैल 2024। एक बात जनरल, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा। इंडिया के अंदर टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर आप लोग बात करेंगे तो 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है आज, लेकिन जब ये बैंक मर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया के अंदर बचेंगे। और इनके मर्जर के बाद में इसकी टोटल ब्रांचेज जो होंगी वो 2334 ब्रांचेज इंडिया के अंदर होंगी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो जी,
हाँ जी, और इस जब मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, इसकी एडिशनल बातें, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, कई सारी इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पे आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस चैनल इसी वीडियो के ऊपर आई बॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, वहाँ पे इसकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ये वीडियो के एंड में भी, जब वीडियो एंड होगी तो आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, मैं आप लोगों को दे दूँगा, आप देख लेना। चलो जी, नेक्स्ट है इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग टू बी लॉन्च्ड इन 2024। इंटरऑपरेबिलिटी एक इंटरनेट सर्विस पे भी, इंटरनेट बैंकिंग पे भी अब आप लोगों को मिलने वाली है। क्या होती है इंटरऑपरेबिलिटी सर्विस? सिंपल भाषा में पहले आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट से मैंने कुछ परचेज़ किया। फ्लिपकार्ट से परचेज़ करने के लिए मेरा बैंक है पीएनबी, मेरे अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होना है, मुझे पेमेंट करनी है। इस फ्लिपकार्ट को पेमेंट करने के लिए मैं अलग अलग पेमेंट एग्रीगेटर का यूज़ करता हूँ। जैसे कि कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, एक नए कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर का काम करने की परमिशन मिली थी। कौन सी है? अमेज़ॉन पे। अब मैंने समझो मोबाइल यहाँ से परचेज़ किया, तो मोबाइल की जो पेमेंट मैं करूँगा मेरे बैंक अकाउंट से अमेज़ॉन पे पैसा निकालेगा। पैसा निकालने के बाद वो पैसा कहाँ जाएगा? फ्लिपकार्ट के पास। तो मेरी पेमेंट को फ्लिपकार्ट तक सक्सेसफुली पहुँचाने के लिए एक मीडिएटर का काम, एक प्लेटफॉर्म का काम किसने किया है? अमेज़ॉन पे ने किया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट कह रही है कि 2024 से जो इंटरनेट बैंकिंग होती है, इंटरनेट बैंकिंग से भी आप अभी किसी भी कोई पेमेंट अगर आप लोग करते हो तो उसमें आप लोगों को किसी मीडिएटर की नीड नहीं होगी, और इसी प्रोसेस को कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इन अ मूव दैट could be make the merchant payment ecosystem more agile and efficient, the Reserve Bank of India has given the co-head of NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, यानी इसके लिए होली सोली कौन होगा सारा सब कुछ करने वाला? भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो NPCI का करता है, वो आप लोगों को ये सर्विस देगा। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए देने वाला है। वी एक्सपेक्ट द लॉन्च ऑफ दिस इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग ड्यूरिंग द करंट कैलेंडर ईयर, सेड RBI गवर्नर ने कहा है ये चीज़ें, जो कि शक्तिकांत दास हैं। डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक सेलिब्रेशन जो भी हुआ था उस दौरान ये बातें कही गई थी। अकॉर्डिंग टू द करंट मैकेनिज्म, banks are required to separately integrate with each payment aggregator of different online merchants, जो मैंने आप लोगों को बात बताई वही है। Therefore, if a customer wants to make payment from his her bank account to a certain merchant, the merchant's PA, जो मर्चेंट का पेमेंट एग्रीगेटर होगा, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अमेज़ॉन पे मैंने आप लोगों को बताया था, एंड द कस्टमर्स बैंक, जैसे कि मेरा बैंक मैंने आप लोगों को PNB बताया था, मस्ट हैव एन अरेंजमेंट, इन दोनों के बीच में एक अरेंजमेंट होना चाहिए था, अमेज़ॉन पे के बीच में और PNB के बीच में। PA नीड टू बी इंटीग्रेटेड विद ईच ऑफ द बैंक्स, ऐसा करने के लिए जो PA होंगे पेमेंट एग्रीगेटर, उनका हर एक बैंक के साथ में टाई अप होना चाहिए, तब ही वो पेमेंट कर सकते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ द पेमेंट सिस्टम एंड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर दिस ट्रांजैक्शंस, देयर आर डिले इन द एक्चुअल, ये क्या कुछ कट गया शायद, आ गया था। हाँ, इसका मतलब यही है, अगर टाई अप नहीं होता अमेज़ॉन पे का PNB के साथ में, तो मैं इस पेमेंट को इनिशिएट नहीं कर सकता था। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, स्किप करने के लिए, अब आप लोगों को इंटरनेट बैंकिंग पे भी इंटरऑपरेबल सर्विस, पेमेंट सर्विस 2024 से मिलेगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले SBI क्लर्क
के लिए जो हमारी मेंस क्लासेस चल रही थी वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, और अब फाइनली इसके ऊपर न्यूज़ फिर से आप लोगों को देखने को मिलेगी। साब एक कंपनी का नाम है, स्वीडिश ये कंपनी है साब, जो कि डिफेंस सेक्टर में हथियार बनाने का काम करती है। साब बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू कार्ल गुस्ताफ M4 फैक्ट्री इन इंडिया। ये एक ऐसी हाथ गोला जैसे होता है, हाथ से फेंकने वाला गोला जो होता है बॉम्ब, वैसे ही एक शोल्डर पे रख के जैसे बॉम्ब चलाया जाता है मिसाइल के जैसे, वैसे ही एक ये हथियार इंडिया में बनाने जा रही है, जिसकी फैक्ट्री उसने हरियाणा में लगा दी है। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वीडिश, मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान रखना है, साब इज अ स्वीडिश डिफेंस कंपनी। फर्म साब बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फैसिलिटी इन इंडिया ऑन मंडे। आज जैसे 6 तारीख है और आज दिन कौन सा हो गया है, दिन हो गया आज बुधवार, तो सोमवार से इसने इंडिया में अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। किस चीज़ का ये प्रोडक्शन करेगी? शोल्डर फायर्ड कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन, ये उस वेपन का नाम है जो कंधे पे रख के चलाया जाता है। आफ्टर रिसीविंग गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर 100% FDI ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि साब इज़ द ओनली एंड फर्स्ट कंपनी, फॉरेन कंपनी, जिसको 100% FDI की परमिशन मिली है इंडिया में डिफेंस सेक्टर में कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए। फर्स्ट कंपनी है साब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, कहाँ पे ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया? झज्जर में। किस टाइप का करेगी वो आप लोगों को ध्यान रखना है। शोल्डर फायर्ड एक कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन होगा। तीसरा आप लोगों को ध्यान रखना है, फर्स्ट ऐसी कंपनी है जिसको 100% FDI की परमिशन मिली है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, साब हैज़ टाइड अप विद डिफेंस PSU मल्टीनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। ये 2 कंपनी इंडिया की हैं जिनके साथ में साब मिलके इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करने जा रही है। ठीक है जी। और नेक्स्ट ये वही चीज़ है जो अभी हम लोगों ने पढ़ी है, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि झज्जर में ये अपना प्लांट सेटअप करने जा रही है, और आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल ऑफ फॉर 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, साब हैज़ एस्टेब्लिश अ न्यू कंपनी, जिस कंपनी का नाम रहेगा साब FFVO इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी इंडिया के अंदर ये कंपनी इस नाम से काम करेगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं हम PIB न्यूज़ के ऊपर, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया की, जो यहाँ से आप लोगों के लिए न्यूज़ सारी निकल के आती हैं। चलो नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, PM मोदी विल इनैगुरेट इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल कोलकाता के अंदर एंड अदर मेट्रो एक्सटेंशन ऑन मार्च 26। यानी आज मोदी जी कोलकाता में मेट्रो टनल लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो टनल होगी। इम्पोर्टेंट रहेगा पॉइंट, आप लोगों को ध्यान रखना है। द प्रोजेक्ट एम्स टू इन्हेंस अर्बन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सिंपल सी बात है, ट्रैफिक को कम करने के लिए, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मेट्रो बहुत सक्सेसफुल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे आइडिया है, बहुत सक्सेसफुल है मेट्रो। नेक्स्ट पॉइंट है, द हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन फीचर्स द कंट्रीज फर्स्ट टनल अंडर अ मेजर रिवर अंडर अ वाटर। तो ये मेट्रो स्टेशन का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन, जो कि कोलकाता में है, इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन बना है। उसके साथ में हावड़ा मेट्रो स्टेशन रहेगा इज़ द डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है कंट्री के अंदर, जो कि करीबन 33 मीटर नीचे है सरफेस के।
तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और वो किसी भी स्टेनलेस स्टील कंपनी में। ये क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है किसी स्टेनलेस स्टील कंपनी में, जो कि जिंदगी है कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में। इस फैक्ट्री के जस्ट एकदम साथ में मैं रह चुका हूँ, करीबन 4.5 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ, और मेरी जो टीचिंग की जर्नी थी वो यहीं हिसार से स्टार्ट हुई थी। तो आई लव हिसार। इस फैक्ट्री के साथ में ही रहा हूँ मैं बिल्कुल एकदम, जहाँ पे ये हाइड्रोजन पार्क लगाया गया है, प्लांट लगाया गया है। द प्लांट विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट फॉर द स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, यही इसीलिए न्यूज़ में है कि स्टेनलेस स्टील एनर्जी के लिए पहला हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया गया है, स्टार्ट किया गया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विद रूफटॉप एंड फ्लोटिंग सोलर। ये रूफटॉप सिस्टम रहेगा और उसके साथ में फ्लोटिंग सोलर सिस्टम है। रूफटॉप मतलब छत के नीचे है, ये टिन की जो शेड उन शेड के नीचे है। ठीक है, द प्रोजेक्ट विल रिड्यूस कार्बन एमिशन कितने तक, करीबन 2700 मीट्रिक टन ये कार्बन को ख़त्म करेगा, रिड्यूस करेगा हमारे वातावरण के अंदर, और इसी पर्पज़ के लिए हाइड्रोजन प्लांट लगाए जाते हैं। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कब हुआ था इंडिया में? 2021 में। कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया के अंदर कब लॉन्च हुआ था? 2021 में, यानी नया नया ही है अभी ये। ठीक है जी, और ये हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मिनिस्टर हैं हमारे, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर टू स्पीयरहेड द नेशन टुवर्ड बिकमिंग विकसित भारत 2047 तक भारत एक विकसित भारत बन जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी जी का सपना है। अब इसके लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी, कुछ नया सिस्टम लेके आए हैं। वो क्या चीज़ें हैं? वो है कि ई किसान उपज निधि एक स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक आगे भी है कि इसमें मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं, देखो मैं बताता हूँ। ई किसान उपज निधि क्या है? ये एक ऐसी, इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। बेसिकली ये एक ऐसी नई स्कीम है जिस स्कीम में कोई अगर किसान होता है, उस किसान को अपना अनाज किसी स्टोर हाउस में स्टोर करने के लिए जाता है, जैसे CWC वगैरह के होते हैं, FCI के जैसे होते हैं। अपना अनाज सेल करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ स्टोर नहीं है, सेल पे आ जाओ आप। मैं बोल रहा हूँ कि किसान अपना अनाज सेल करने के लिए जा रहा है, जैसे FCI के जो स्टोर हाउस होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे सेल करने के लिए जा रहा है। सेल हाउस वो वहाँ पे अपना अनाज बेचेगा, बेचने के बाद उसे वहाँ से क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। अब समझो, ये अपना अनाज जो अभी सेल आउट कर रहा है उसकी कीमत उन्हें 100 रुपये मिल रही है, लेकिन किसान को लगता है कि आज से 2 महीने बाद इस अनाज की वैल्यू 350 रुपये हो जाएगी और उस टाइम इसको ये अनाज बेचना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि उस किसान के पास उस अनाज को स्टोर करने के लिए वेयर हाउस नहीं है, स्पेस नहीं है, जगह नहीं है। अब वो क्या करे? एक प्रॉब्लम तो हो गई उसकी ये। दूसरी प्रॉब्लम उसकी एक और है, उसको अभी अपनी लड़की की शादी करनी है और उसके लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से लेके आएगा? पैसे आएंगे जब वो अनाज को सेल आउट करेगा तभी। लेकिन अनाज को सेल आउट करेगा तो 100 रुपये पे बिकेगा, उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर 2 महीने बाद उसको ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, ऐसे तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी ही एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है कि दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसान के लिए हो जाए। जैसे ई किसान उपज निधि स्कीम के अकॉर्डिंग, प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, किसान FCI के वेयर हाउस पे जाएगा। वैसे वेयर हाउस यहाँ पे लिखे हैं, जैसे इसी वेयर हाउस का नाम रहेगा, लेकिन हम FCI आप लोगों के एग्जाम मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ।
एफसीआई के गोडाउन पे जाएगा, यानी मंडी में जाएगा। मंडी में जाने के बाद वो एफसीआई के पास अपने अनाज को स्टोर करेगा। अनाज को स्टोर करेगा तो एफसीआई उससे एक नॉमिनल चार्जेस लेगी, और जो अनाज वहाँ पे वो रख रहा है उस अनाज के अगेंस्ट वो लोन ले सकेगा। लोन लेगा तो लोन उसको कितने परसेंट पे मिलेगा? 7% के अमाउंट पे उसको लोन भी मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो 2 महीने बाद वो अपने अनाज को 350 रुपये में बेच के पैसे कमा लेगा। अब फ़ायदा क्या हुआ? उसको स्टोर करने की फैसिलिटी मिल गई है, फैसिलिटी मिली, और आफ्टर 2 मंथ्स वो अपने अनाज को सेल आउट करके वहाँ से फंड भी कमा लेगा, और आज उसने जो लोन लिया है उस लोन को वो रीपेमेंट भी कर देगा। ठीक है, तो ये सर्विस ये प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है। देखो नेक्स्ट लिखा है श्री गोयल लॉन्चेज, जो हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ई किसान उपज निधि टू ईज फार्मर्स वेयर हाउस लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस लॉन्च की गई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट चार्जेस एज WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस टू बी सून रिड्यूस्ड फ्रॉम 3% to 1%। अभी क्या हो रहा है, अभी जो चार्जेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं। जो अनाज वहाँ पे स्टोर करते हैं उस अनाज के प्रोपोर्शन में उसके अगेंस्ट 3% का चार्ज लिया जा रहा है। उस चार्ज को कम करके 1% कर दिया जाएगा, ताकि उन लोगों को वहाँ पे स्टोर करने में ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। क्लियर है? ये पॉइंट भी, ये परसेंटेज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। ई किसान उपज निधि टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर्स, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलो आगे पढ़ लेते हैं। एक मिनट, मैं आज फिर से एक बार मैंने इसमें सेट किया तो हाँ ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक बार। चलो जी, elaborating on the e-Kisan Upaj Nidhi platform, Shri Goyal said that the initiative with its simplified digital process can ease the procedure of farmers storage की जो प्रोसेस है फार्मर्स के लिए उसको आसान करेगा। एट एनी रजिस्टर्ड WDRA वेयर हाउस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के लिए वो अपने अनाज को वहाँ पे स्टोर कर सकेगा, और उसके अगेंस्ट उसको लोन भी मिल जाएगा वहाँ से, और लोन की जो परसेंटेज होगी वो 7% पर एनम होगी। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू RBI जो क्वार्टरली बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग दिसंबर में शेयर ऑफ द टर्म डिपॉजिट, जो बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट आता है, इस शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में टोटल जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज़ हुआ है 60.3% से दिसंबर 2023 में, जो पहले था 57.2%। कब? मार्च 2023 में। क्या समझे? कुछ समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देता हूँ, इतना घबराने की क्या नीड है। आप लोग बैंकों के पास FD रखते हो, इसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। मार्च 2023 में बैंकों के पास जो पैसा था उस पैसे में 57.2% से बढ़ के दिसंबर 2023 में बैंकों के पास जो टोटल अमाउंट पड़ी है वो 60.3% तक बढ़ गई है। सिंपली ये बात बोल रहा है कि बैंकों के पास जो पैसा आया है वो पैसे की अमाउंट FD में बढ़ चुकी है। पहले था 57.2% और अभी ये हो गया है 60.3%। सिंपल सी बात तो बोल रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट ऑन फ्रेश एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट increased by 246 basis point and 80 basis point respectively during मई 2022 से दिसंबर 2023 तक। क्या मतलब हुआ? द वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट, जो टर्म डिपॉजिट बैंक देते हैं उसके लिए जो रेट है वो रेट
में भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, जो बैंकों के पास डोमेस्टिक का पैसा जो आता है, डोमेस्टिक टर्म का जो पैसा आता है, डोमेस्टिक डिपॉजिट जो आता है, उसके रेट में 246 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज हुई है, जिसमें फ्रेश जो लोन होते हैं उसके पास, उस फ्रेश जो लोन नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फ्रेश जो पैसा एज अ फिक्स डिपॉजिट बैंकों के पास आया है, वो रेट्स में 2022 में जो रेट मिलता था, उस रेट में 246 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज हो चुकी है 2023 तक, दिसंबर 2023 तक। और नई अमाउंट के साथ साथ जो बैंकों के पास पहले की जो एफडी पड़ी हुई थी, समझो 2020 से कोई एफडी बैंकों के पास थी, तो 2000 उस एफडी में 2022 से 2000 दिसंबर 23 तक आते आते उसकी जो रेट्स थी, उन रेट्स में 180 बेसिस पॉइंट की इंक्रीज हुई है। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों की सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है, यहाँ से आप लोगों को कुछ ज़्यादा रट्टा लगाने की नीड नहीं है, सिर्फ यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है जो ऊपर मैंने रेड करके दिया है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, अगेन हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट अश्विनी वैष्णव लॉन्चेस DOT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। उन्होंने DOT का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फॉर कोऑर्डिनेशन अमंग किनके बीच में, स्टेक होल्डर्स टू कर्ब मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज इन साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और उसके साथ में एक नई फैसिलिटी भी लॉन्च कर दी गई, जिसका नाम है चक्षु फैसिलिटी ऑन संचार साथी पोर्टल। एक संचार साथी पोर्टल है जहाँ पे आप लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। मैं बता देता हूँ मोटी भाषा में, पहले ही सब पढ़ने से पहले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जिसका नाम था संचार साथी पोर्टल। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का फ़ोन, यहाँ कोई फ़ोन चोरी हो जाता है, तो आप इस पोर्टल पर जाइए, संचार साथी पोर्टल पर, और वहाँ पे अपने फ़ोन के खोने की, चोरी होने की रिपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे तो आप लोगों का मोबाइल को वहाँ जो ये पोर्टल होगा वो उसको क्या कर देगा, होल्ड कर देगा, और उसके ऊपर ट्रैकिंग लगा देगा कि अगर वो फ़ोन कहीं पे भी स्टार्ट होगा, ऑन होगा, तो उस फ़ोन को ट्रैक करके उसको ढूंढ लिया जाए। अब ये चक्षु यहाँ पे एक ऐसा ही फैसिलिटी दे दी गई है, अगर आप लोगों का कोई फ़ोन चोरी हो जाता है तो यहाँ पे जाके आप सिंपली बोल सकते हैं कि कोई फ्रॉड आप लोगों के साथ हुआ है, फ़ोन चोरी हुआ है। अब यहाँ पे जो मेन आज इस प्लेटफॉर्म का पर्पज़ है, वो पर्पज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारे स्कैम, ऑनलाइन स्कैम होते हैं। जैसे आप लोगों के पास कई सस्पेक्टेड कॉल आती हैं, फ्रॉड कॉल्स आती हैं आपके बैंक अकाउंट को लेके, आपका कोई कार्ड एक्सपायर हो रहा है, उसको एक्टिवेट करवा लो, नए कार्ड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबको पता है कि आजकल कैसे कैसे टाइप की फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो उन फ्रॉड कॉल्स का डेटा गवर्नमेंट को देने के लिए या उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म का नाम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, जैसे आप जियो की सिम यूज़ करते हो तो जियो के कस्टमर को जैसे आप उनको कंप्लेंट करोगे कि मेरे पास कोई कॉल्स आई है, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप लोग वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो। दूसरा, संचार साथी पोर्टल पे जाके भी आप लोग इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखनी है ये बातें। सेज कौन? अश्विनी वैष्णव। These tools are pioneering initiative empowering citizens to proactively report suspected fraud communication। जो भी सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन की कॉल्स आपके पास आती है उनके लिए आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। DOT encourages citizen to proactively report suspected fraud communication on संचार साथी portal to help DOT in prevention of misuse of telecom resources by crime, साइबर क्राइम एंड द फाइनेंशियल फ्रॉड्स। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए लॉन्च किया गया है, ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। एंड DOT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है
डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो कैसे काम करेगा, इनकी भाषा में ही हम लोग पढ़ लेते हैं। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बन गया है कि किसने बनाया है। इज अ सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो आप लोगों के साथ में रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड द कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेक होल्डर। जैसे कोई टेलीकॉम कंपनी अगर है या फिर उसके साथ में कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, कोई बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इश्यू अथॉरिटीज़ हैं, इस टाइप का कुछ भी जो भी कंपनी होती है उनको हम स्टेक होल्डर कहेंगे। क्योंकि पीछे स्टेक होल्डर का जिक्र आया था तो मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए डिस्कस नहीं किया था कि आप लोगों को चीज़ें क्लियरली समझ आएँ। तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन होगी उसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी रहेगी उनको हम स्टेक होल्डर कहेंगे। द पोर्टल ऑल्सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केसेस डिटेक्टेड एट मिसयूज ऑफ टेलीकॉम रिसोर्सेज। द शेयर्ड इंफॉर्मेशन कुड बी यूजफुल टू द स्टेक होल्डर इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर जियो की सिम आप लोगों के पास है तो उनको आप लोग जैसे ही इन्फॉर्म करोगे तो ये स्टेक होल्डर हैं तो इनके लिए इजी हो जाएगा उस कॉल को, फ्रॉड कॉल को क्या करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये कैसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। और उसके बाद चक्षु, अगेन वही चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई थी। चक्षु इज़ द लेटेस्ट एडिशन इन द सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द संचार साथी पोर्टल। DOT चक्षु फैसिलिटेट्स सिटीजन टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव्ड कॉल ओवर। जो भी SMS वगैरह से अगर कुछ किसी भी टाइप से आप लोगों के पास कोई भी फ्रॉड कॉल आती है तो ठीक है जी, तो आप लोग ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। CM है मिस्टर योगी आदित्यनाथ यूपी के। लॉन्च द मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान स्कीम। इस स्कीम का नाम है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में ही होगा। क्या एम है इनका? एट नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द स्टेट्स यूथ। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। स्कीम का नाम आप लोगों को याद रखना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये स्कीम डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये स्कीम कौन से स्टेट ने लॉन्च की, तो आप लोग आंसर देंगे यूपी गवर्नमेंट ने। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या खास बात है। दिस एम्बिशियस इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू एम्पावरिंग यूथ एंटरप्रेन्योर्स एंड फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्राइज। क्लियर है। इस स्कीम के अंतर्गत योगी आदित्यनाथ ने प्रिपेयर किया है, बोला है कि वो 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर को प्रिपेयर करेंगे, उनको सिखाएंगे और यहाँ पे लोन भी मिलेगा इंटरेस्ट फ्री। अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो, इस स्कीम को ज्वाइन करता है तो कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। और गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए 1000 करोड़ रुपए भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अब की बार के बजट में, जो कि 2024-25 में लॉन्च हुआ है। और इस बजट में ही इस स्कीम के बारे में बोला गया है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहेगा। त्रिपुरा जो स्टेट है वहाँ का एक ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर मतलब कुछ ओढ़ने का, जब पहनने का जैसे होता है, तो ये एक शॉल टाइप से है जिसका नाम है रीसा। इसको GI टैग मिला है। यही आप लोगों का क्वेश्चन है। त्रिपुरा के रीसा जो एक ट्राइबल अटायर है उसको GI टैग मिला है, कौन से स्टेट से बिलोंग करेगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे त्रिपुरा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। स्टेट ओन पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अनाउंस किया है एक पार्टनरशिप किसके साथ करने जा रहा है? ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ईज माई ट्रिप के साथ में PNB ने टाई अप किया है। किस लिए?
वो एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन से बैंक ने ईज माई ट्रिप के साथ टाई अप किया है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? तो आप लोग आंसर देंगे PNB। ठीक है जी, चलो। तो यह थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है आसान से आसान इनको बनाने की, डिस्कस करने की। और वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स, आप लोगों ने वीडियो को देखा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। और इसके साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को PDF फाइल मिलेगी जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिवीजन के लिए आप लोगों को मैं ये PDF दूंगा, इससे आप लोगों का टाइम बचेगा। कहीं पे भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस को नोट करने की नीड नहीं होगी। वैसे अगर आप लोग नोट करते हो तो वो बेस्ट है। ठीक है जी, तो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।